बेहिसाब इश्क भाग 6। अब तक हमने पढ़ा है कि रुद्र उसे जाते हुए देखने लगा। आज वो बहुत बेबस हो गया था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो वहीं बैठ गया। अब रुद्र बुत बने बैठा था और बादल तेजी से गरज गरज कर बरस रहे थे। अब आगे रणविजय और गौरी की शादी फिक्स हो चुकी थी। गौरी के यूं बदल जाने से रुद्र को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि ये सब गौरी की सहमति से जो हो रहा था। रुद्र के महल से दूर एक सुनसान जी जगह पर एक बड़ा सा भव्य महल था, जो दूर से ही बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। चमक ऐसी जिससे आंखें भी चुंधिया जाए। महल के आसपास कोई घर नहीं था, ना ही लोग थे। बड़ा सा दरवाज़ा, जिसके अंदर ही सब सुख सुविधा थी। यहाँ कुछ लोग हाथों में हथियार लिए दरवाजे के आसपास घूम रहे थे। कुछ काम कर रहे थे, कुछ कारीगर लगे थे जो महल की सुंदरता पर काम कर रहे थे। करीब से देखकर लग रहा था जैसे महल को अभी बनाया कुछ ही समय हुआ हो। महल बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई दे रहा था, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत अंदर से था। दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बनाए थे। कहीं रंग बिरंगे पर्दे थे तो कहीं दीवार पर कोई बड़ी सी चित्रकारी थी। रुद्र के महल से बिल्कुल अलग था ये। यहाँ लोग हाथ में बंदूक लिए घूम रहे थे। देखने पर कोई औरत दिखाई नहीं दे रही थी, एक भी नहीं। सब मर्द ही थे। वहीं महल के ठीक बीचों बीच एक बड़ी सी कुर्सी थी, जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई गई थी। उसके पास आदमियों की भीड़ थी, जो कुर्सी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सबने कुर्ता पैजामा पहना था, हाथ में बंदूक लिए थे। उन सब के बीच एक लड़का जो सबसे अलग दिख रहा था, क्योंकि उसने पैंट शर्ट पहनी थी। उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी पॉकेट में रखा था। वो भी कुर्सी को देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद उसने अपने हाथ फैलाए और चारों ओर घूमते हुए बोला, आज हमारा महल तैयार है। हम यहाँ के महाराज हैं और वो महारानी। लड़के ने एक दीवार की ओर इशारा किया। एक बड़ी सी दीवार पर गौरी की एक बड़ी सी खूबसूरत ही आकृति बनाई गई थी, जिसमें गौरी लहंगा चोली पहने और चुन्नी पहने खड़ी थी। खड़ी दूर कहीं क्षितिज में देख रही थी। लड़के ने गौरी को देखते हुए कहा, अब इंतजार खत्म हुआ। तुम्हारे लिए महल बना दिए हैं। अब तुम यहाँ की महारानी बनोगी और हमरी। लड़के ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, हमरी दिलरुबा। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, कल महारानी जी की सगाई है महाराज। लड़के ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और पास खड़े आदमी से गन छीनकर आने वाले आदमी के सीने में बहुत सारी गोलियां दाग दी, जिससे वो आदमी वहीं मर गया। लड़का उस आदमी को देखते हुए बोला, उसकी शादी हमसे होगी, सिर्फ हमसे। हम मार देंगे सबको। जो भी उसके बारे में सोचेगा वो मर जाएगा। उस पर सिर्फ हमरा हक है, सिर्फ हमरा। समझे तुम सब? लड़का इधर उधर घूमते हुए बोला, तैहून को मावत का प्यार है वो। अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं होगी। हम कल ही उसे यहाँ लेकर आएंगे, कल ही। रुद्र गौरी के बीच फासले आ चुके थे, इसलिए दोनों के बीच अब कोई बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन गौरी अब भी रुद्र के कमरे में ही रह रही थी। रात में गौरी खाना खाकर चुपचाप कमरे की ओर जाने लगी तो रणविजय ने उसे रोकते हुए कहा, अब तो हमारी शादी होने वाली है, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहो। गौरी उसे बिना कोई जवाब दिए जाने लगी तो रणविजय ने उसके आगे आकर खड़ा हो गया और गौरी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि रुद्र ने उसका हाथ बीच में ही रोककर कहा, अभी सगाई तक नहीं हुई है और तू बदतमीजी करने लगा। रणविजय ने रुद्र के हाथ को झटक कर कहा, हुई नहीं तो क्या हुआ, कल हो जाएगी। और तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? रुद्र ने एक नज़र रणविजय को देखा और उसके सामने ही गौरी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। गौरी बिना कुछ बोले रुद्र के साथ चल पड़ी तो रणविजय उनके पीछे जाने लगा, लेकिन रुद्र ने जल्दी से जाकर कमरे का बंद कर दिया, जिससे रणविजय बाहर ही रह गया। कुछ देर तक उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, लेकिन जब नहीं खोल पाया तो गुस्से में वहाँ से चला गया। रुद्र ने गौरी को कमरे में लाकर झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। गौरी अब भी बिना बोले ही बेड की ओर जाने लगी तो रुद्र ने कहा, फिर से मौन व्रत धारण कर लिया है क्या? गौरी नहीं बोली। उसने फिर से 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि रुद्र ने उसे बाजू से पकड़कर दीवार पे लगाते हुए कहा, क्यों कर रही हो ये सब?
मुझे पता है तुम पसंद नहीं करती उसे, फिर क्यों खुद की ज़िंदगी भर की सज़ा दे रही हो। गौरी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो रुद्र ने उसे और कसकर पकड़ लिया। गौरी ने धीरे से कहा, मुझे दर्द हो रहा है। रुद्र ने झट से छोड़ दिया और 2 कदम पीछे होकर बोला, देखो मैं नहीं चाहता तुम मुझसे शादी करो। तुम दुनिया के किसी भी लड़के से शादी कर लो लेकिन उससे मत करो। वो सही नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक सुंदर लड़की हो, कोई नहीं जानता उसे। मैं जानता हूँ, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। गौरी चुपचाप रुद्र को सुन रही थी। रुद्र ने गौरी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैं सब संभाल लूँगा। बस एक बार कह दो कि तुम ये किसी मजबूरी में कर रही हो। गौरी कुछ ना बोलकर जाने लगी तो रुद्र ने उसकी ओर पीट करके कहा, तो फिर ठीक है, कल तुम्हारी वहाँ सगाई होगी और मेरी मौत। रुद्र ये कहकर चला गया। गौरी वहीं बुत्त बने खड़ी रही। गौरी ने खुद से ही कहा, ये मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो क्या फ़ायदा मेरी कुर्बानी का। गौरी जाकर बेड पर बैठ गई और सोचने लगी कि अब वो क्या करे, कहाँ फंस गई वो। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी रुद्र का फ़ोन बजा, जो वो कमरे में ही भूल गया था। गौरी ने देखा तो स्क्रीन पर मासा दिखाई दे रहा था। गौरी ने जल्दी से फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। सिमरन, रुद्र बेटा तू ठीक है ना? देख शराब मत पीना, मैं कल तक पहुंच जाऊंगी। मैं गौरी को समझाऊंगी कि वो रण से शादी ना करे। रुद्र तू सुन रहा है ना? गौरी कुछ देर तक चुप रही तो सिमरन फिर बोली, रुद्र कुछ तो बोल। गौरी ने बड़ी मुश्किल से कहा, आंटी। सिमरन गौरी की आवाज़ सुनते ही बोली, गौरी बेटा तुम ये क्यों कर रही हो? गौरी ने धीरे धीरे सिमरन को सब बताना शुरू कर दिया कि कैसे रणविजय ने उससे सभी को चोट पहुंचाने के लिए कहा था। सिमरन, गौरी अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी के अभी रुद्र के पास जाओ और उसे सब बताओ अभी। गौरी लेकिन गौरी के बोलने से पहले ही सिमरन बोली, वक्त नहीं है गौरी। रुद्र को शराब पीने से रोको वरना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। जल्दी जाओ। गौरी ने जल्दी से फ़ोन रखा और बाहर की ओर भागी। बाहर आकर देखा तो रुद्र उसे कहीं नज़र नहीं आया। गौरी ने महल के सभी जगह जगह रुद्र हो सकता था वहाँ वहाँ देखा, लोगों से पूछा, लेकिन रुद्र का कोई पता नहीं चला। अब गौरी थक कर खड़ी हो गई। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। गौरी झट से मुड़ी तो सामने वही आदमी खड़ा था जिसे वो काका कहती थी। गौरी ने हैरानी से कहा, आप यहाँ? काका ने मुस्कुराकर कहा, रुद्र साहब को ढूंढ रही हो बिटिया? गौरी ने जल्दी से हाँ कहा तो उन्होंने महल के बाहर की ओर एक छोटे से कमरे की ओर इशारा किया। गौरी ने कुछ नहीं कहा, वो उस ओर दौड़ पड़ी। जल्दी ही गौरी उस छोटे से कमरे के पास गई तो खुला हुआ था। गौरी ने अंदर झांक कर देखा तो रुद्र एक कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने टेबल पर शराब की बोतल रखी थी। एक कांच के गिलास में कुछ शराब भी थी। रुद्र शराब के गिलास को घूर रहा था। गौरी धीरे धीरे आकर रुद्र के ठीक पास खड़ी हो गई, लेकिन रुद्र इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला। अब रुद्र ने गिलास उठाया और पीने लगा तो गौरी ने बीच में ही उससे गिलास छीन लिया। रुद्र गौरी को चौंक कर देखकर खड़ा हो गया। गौरी ने एक झटके में पूरे गिलास को खाली कर दिया। जैसे ही शराब गौरी के मुंह से गई, उसने मुंह सिकोड़ लिया और शराब को नीचे गटक ली। रुद्र ने गौरी के हाथ से गिलास छीनकर कहा, क्या किया तुमने और तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी, अगर इस जहर को पीने से कोई मर जाता है तो पहले मैं ही मर जाती, क्योंकि उस सब समस्या का कारण तो मैं हूँ। रुद्र गिलास को रखकर बाहर जाने लगा। वो दरवाजे तक पहुँचा ही था कि गौरी ने शराब की बोतल उठाई और उसे पीने लगी। हल्की सी आहट से रुद्र ने जब पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गया। वो भागकर गौरी के पास आया और बोतल छीन कर बोला, पागल हो गई हो क्या? गौरी ने इतनी सी देर से लगभग आधी बोतल खाली कर दी थी। वो रुद्र से बोतल छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्र ने उसे बोतल नहीं दी। अब गौरी को हल्का हल्का नशा होने लगा था। रुद्र ने गौरी को बाजू से पकड़ा और चढ़ने लगा तो गौरी बोली, नहीं, अब मैं यहीं रहूंगी। उस महल में मेरा दम घुटता है, बहुत गंदे लोग रहते हैं वहाँ, उनसे अच्छे तो यहाँ रहते हैं। गौरी को नशा अब होने लगा था तो रुद्र उसे ले जाने के लिए खींचने लगा, लेकिन गौरी तो जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। रुद्र ने गौरी को उठाया और जाने लगा। तभी अचानक से कमरे की लाइट चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, बाहर से एक आदमी की धीमी सी आवाज़ आई, सबके दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब महल से उस लड़की को लाना आसान होगा। रुद्र के कदम वहीं रुक गए थे। वो गौरी के लिए वहीं खड़ा रहा तो गौरी बोली, मैं मर गई क्या? ये सब इतना काला काला क्यों है? मैं कहाँ हूँ? रुद्र ने गौरी को नीचे उतारकर एक हाथ से उसको कमर से पकड़ लिया और खुद रोशनी के लिए ढूंढने लगा। तभी उसके हाथ में टार्च लगी तो उसने टार्च जलाकर गौरी को कुर्सी पर बैठा दिया और खुद जाने लगा, लेकिन तभी गौरी ने उसका हाथ पकड़कर
कहा, बाहर मत जाओ, वो तुम्हारा भाई तुम्हें मार देगा, वो बहुत बुरा है। वो मुझे धमकी देकर कहता है अगर मैंने उससे शादी नहीं करी तो वो सबको मार देगा। रुद्र शांति से गौरी की बातें सुन रहा था तो गौरी झूमती हुई खड़ी हुई और झट से रुद्र के गले लगकर बोली, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। रुद्र गौरी को लिए वहीं बैठ गया। गौरी ने जानबूझकर शराब पी ताकि शराब ना पी सके। रुद्र गौरी के महल ले जाने लगा तो किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और लाइट भी चली गई थी, जिससे गौरी रुद्र दोनों ही वहीं बैठ गए। रुद्र ने गौरी के सिर को अपने कंधे पर रख लिया। गौरी बड़बड़ा रही थी और रुद्र सुन रहा था। गौरी सिसकते हुए बोली, काश उस दिन वो ब्रेसलेट मैं उस लड़के को ना देती तो आज मेरी मम्मा मेरे पास होती। मैंने उसे क्यों दिया वो ब्रेसलेट? वो मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा था, लेकिन उस लड़के का दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने उसे वो पहना दिया। रुद्र गौरी की बातें सुनकर हैरानी से बोला, पारो? गौरी ने कुछ देर रुककर कहा, हाँ रुद्र, वो लड़का मैं ही हूँ जिसे तुमने वो ब्रेसलेट दिया था। गौरी हंसते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम वहाँ कैसे हो सकते हो? तुम तो गौरी बोलते बोलते रुद्र के कंधे से दूसरी ओर लुढ़कने लगी तो रुद्र ने उसे अपनी बाजू में समेट लिया। गौरी सो चुकी थी तो रुद्र ने खुद से कहा, अजीब इत्तेफाक है, हम दोनों पहले मिल चुके हैं। मुझे तुम पहले भी अच्छी लगी थी और आज भी तुम वैसी ही हो। रुद्र ने अपनी आंखें मूंद ली। अगले दिन मंजुला उठी तो देखा आज कोई काम करने वाली दिखाई नहीं दे रही थी। महल सुनसान सा दिखाई दे रहा था, मानो यहाँ कोई रहता ही ना हो। मंजुला ने दहाड़ते हुए कहा, अरे कहाँ मर गए सब के सब? लेकिन कोई नहीं आया तो मंजुला ऊपर से ही महल के बाहर की ओर झांकी। आज बाहर भी कोई नहीं था। मंजुला को अनहोनी की आशंका नजर आने लगी। तभी महल के बड़े से दरवाजे से एक बड़ी सी गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसके साथ ही कुछ 2-3 गाड़ियाँ और थी। मंजुला उसे देखकर पहचानने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो पहचान नहीं पाई। तब तक गाड़ी ठीक महल के बाहर आकर रुक गई। बाकी गाड़ियों में से आदमी उतरने लगे जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। सब आदमियों ने एक जैसे कपड़े पहने थे। वो सब अलग अलग जगहों पर खड़े हो गए, मानो पहले से ही सब निश्चित कर रखा हो। मंजुला बिना देरी के नीचे आ गई। तब तक बड़ी वाली गाड़ी से तौहीन कुमावत बाहर निकल कर आया। बहुत हैंडसम लग रहा था वो आज। वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, बाल ठीक से सेट किए हुए थे, हाथ में महंगी सी घड़ी थी। वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। आंखों पर चश्मा था। मंजुला जल्दी जल्दी उसके आगे आकर बोली, कौन हो तुम? ताहून ने अपने दोनों हाथ जेब में रखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिसे तुम सब देखने के लिए बहुत बेचैन रहते हो, तौहीन कुमावत। मंजुला कुछ पल के लिए ठिठक गई, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। मंजुला ने इधर उधर देखते हुए कहा, तो हमारे यहाँ आने की वजह? क्यों ना मैं ही अपनी रानी महारानी से सगाई कर लूं सबके सामने। मंजुला अब समझ गई कि वो गौरी के लिए आया है, तो मंजुला ने उसके चश्मे की ओर देखते हुए कहा, वो यहाँ नहीं है, चली गई है। तौहीन, अपनी रानी को लेने आया हूँ, सुना है आज सगाई है उसकी। तो तौहीन ने अब झट से अपना चश्मा उतार कर गुस्से से कहा, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मंजुला ने हाथ बांधते हुए रौब से कहा, विश्वास नहीं होता तो महल की तलाशी ले सकते हो। तौहीन ने अपने आदमियों को इशारा किया तो सब महल के अंदर चले गए और सब कमरे देखने लगे। आज रुद्र का कमरा भी खुला हुआ था, इसीलिए सब जगह देखने के बाद भी उन्हें गौरी नहीं मिली। रणविजय भी बाहर आ गया और मंजुला के पास आकर बोला, ये सब क्या है दादी? आज सगाई है मेरी और कोई तैयारी नहीं करवाई आपने? मंजुला ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी तौहीन ने रणविजय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छा तो तू है वो जो हमारी महारानी से शादी करना चाहता है? रणविजय ने तौहीन को घूरते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ। तौहीन ने रणविजय को एक जोरदार घूंसा मारकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसे सोचने की भी? वो महारानी है हमारी, समझा? तौहीन के मारने से रणविजय को भी गुस्सा आया तो उसने तौहीन को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक आदमी ने उसके हाथ पर गोली चला दी, जिससे रणविजय दर्द से कराह उठा। तौहीन ने झुककर रणविजय के दर्द भरे चेहरे को देखकर कहा, ये हमारी रानी को देखने की और उनके बारे में सोचने की सजा है। अब जल्दी से बता, कहाँ है हमारी महारानी? रणविजय ने अपने हाथ को पकड़े हुए ही कहा, मुझे नहीं पता। तौहीन अब सीधा होकर खड़ा हो गया। मंजुला से बोला, तेरा वो दूसरा पोता कहाँ है जो यहीं रहता है? मंजुला, नहीं पता। तौहीन मंजुला की ओर बढ़ते हुए बोला, देखो मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत से ही आया हूँ, इसीलिए तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। समझने की कोशिश करो, बताओ मुझे कहाँ है वो? मंजुला ने थोड़ी तेज आवाज़ से कहा, कहा ना, नहीं जानती, कोई काम से बाहर गया होगा। तौहीन अब मंजुला के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, तो फिर ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ, आएगा तब मिल कर ही जाऊँगा। मंजुला कुछ नहीं बोली। वो मन ही मन कह रही थी, रुद्र, गौरी तुम जहाँ कहीं भी हो
यहाँ मत आना करीब 2 घंटे तक। तौहीन बैठा रहा लेकिन कोई नहीं आया। तौहीन उठते हुए बोला, चलो रे, आज नहीं तो कल मिलेंगे सब, आना तो यही है ना सबको। तौहीन जाने लगा, तभी वो मुड़कर बोला, एक बार ये महल तो देख लिया जाए, अंदर से कैसे दिखता है। तौहीन महल के अंदर की ओर बढ़ गया तो मंजुला भी उसके साथ साथ अंदर चली गई। रणविजय दर्द की वजह से रो रहा था, तो तौहीन ने अपने दर्द से हो रहा तो दर्द से निजात दिलाओ उसको। आदमियों ने कहा, अरे किसी को इतना तड़पाना नहीं चाहिए यार उसे। तौहीन ने कहते ही एक आदमी ने रणविजय के ऊपर गौड़ियों की बौछार करा दी, जिससे रणविजय को दर्द से मुक्ति मिल गई। सावनी जो दूसरी मंजिल से सब देख रही थी, वो यह देखते ही बेहोश होकर वहीं गिर गई। रुद्र की आंखें खुली तो उसने इधर उधर देखा, गौरी अभी भी उसकी बाहों में सोई हुई थी। रुद्र गौरी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और धीरे से उसके माथे पर किस कर दिया। किस करने से गौरी की आंखें थोड़ी सी हलचल में आई तो रुद्र ने झट से अपनी आंखों को बंद करके सिर को पीछे दीवार से लगा लिया। गौरी की आंखें खुली तो उसने खुद को रुद्र को इतना करीब पाया, वो उठने की हुई थी कि उसका ब्लाउज रुद्र की घड़ी से अटक गया। गौरी झटके से बैठ गई तो रुद्र ने नींद में ही कहा, क्या है। गौरी ने रुद्र को उठाने के लिए उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, रुद्र रुद्र उठो, सुबह हो गई है। रुद्र ने आंखें खोल ली तो गौरी ने अपने ब्लाउज की ओर इशारा किया जिसमें रुद्र की घड़ी अटकी थी। रुद्र ने धीरे से घड़ी को निकाल दिया तो गौरी जाने लगी। तभी रुद्र ने पीछे से कहा, पारो। गौरी रुक गई तो रुद्र उठकर उसके पास जाकर बोला, मुझसे शादी करोगी। गौरी रुद्र को हैरानी से देखने लगी तो रुद्र ने फिर से कहा, जवाब हाँ या ना में होना चाहिए, कोई सफाई नहीं चलेगी। गौरी रुद्र की आंखों में देखने लगी तो रुद्र फिर से कुछ बोलने वाला था कि गौरी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे रुद्र चुप होकर गौरी को देखने लगा। गौरी धीरे धीरे रुद्र की ओर बढ़ी और रुद्र के दोनों पैर पर अपने दोनों पैरों को रखकर रुद्र के गाल पर किस करके झटके से दूर हो गई। रुद्र को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, बस इतना समझ आया कि गौरी की हाँ है। गौरी दरवाजे की ओर भागी तो रुद्र ने कहा, वो बाहर से बंद है, पता नहीं किसने हम दोनों को लॉक कर दिया। गौरी वहीं रुक गई तो रुद्र बोला, हटो, मैं तोड़ देता हूँ इसे। गौरी साइड हो गई तो रुद्र ने एक लात मारकर दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा खुलते ही दोनों बाहर आ गए और साथ साथ चलने लगे। गौरी ने इधर उधर देखते हुए कहा, आज की सुबह कुछ अलग नहीं लग रही है। रुद्र ने भी देखा, कोई भी तो नहीं था, आज सबके घर बाहर से बंद थे। रुद्र ने गौरी का हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी चलने लगा। महल के ठीक पास आकर देखा, दोनों कुछ गाड़ियां खड़ी दिखाई दी, साथ में कुछ लोग भी दिखे। तौहीन ने महल देख लिया। अब वो तीसरी मंजिल से बाहर देखने लगा तो उसे रुद्र और गौरी दिख गए। वो छुपकर देख रहे थे। तौहीन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। तभी उसकी नज़र रुद्र गौरी के हाथ पर गई जो दोनों ने पकड़ रखे थे। तौहीन गुस्से से तमतमाता हुआ नीचे आया और अपने आदमियों की ओर इशारा किया। उसके आदमी रुद्र और गौरी के पास आए और दोनों को तौहीन के सामने लेकर आ गए। रुद्र ने अब भी गौरी के हाथ को पकड़ रखा तो तौहीन ने आगे बढ़कर रुद्र के हाथ पर अपने हाथ से वार किया और गौरी का हाथ छोड़ने के लिए कहा। गौरी ने तौहीन को देखा तो उसे वो हॉस्पिटल वाली परछाई याद आ गई। ये बिल्कुल वैसी ही तो थी। तौहीन ने रुद्र के हाथ पर फिर से वार किया। रुद्र के हाथ से खून बहने लगा लेकिन उसने गौरी का हाथ नहीं छोड़ा। गौरी अब रुद्र के हाथ को देखा तो वो चिल्ला पड़ी, रुद्र तुम्हारा हाथ। लेकिन रुद्र अभी तौहीन को घूर रहा था। तौहीन ने अपने आदमी की ओर हाथ किया तो आदमी ने उसके हाथ में एक खंजर पकड़ा दिया। तौहीन खंजर लेकर रुद्र की ओर बढ़ने लगा लेकिन तभी गौरी ने रुद्र से अपना हाथ छुड़ाया और रुद्र के सामने आकर बोली, मुझे मारो, उसे नहीं। तौहीन वहीं रुक गया। उसने खंजर फेंक कर कहा, मैं आपको मारने नहीं, लेने आया हूँ। तौहीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, चलिए मेरे साथ, मैं सबको छोड़ दूंगा, आप चलिए। गौरी डर के मारे कांप रही थी तो रुद्र ने उसे अपने पीछे करते हुए कहा, कहीं नहीं जाएगी वो, यहीं रहेगी। रुद्र आगे कुछ कहता उससे पहले ही एक आदमी ने उसके सिर पर वार कर दिया। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। रुद्र के लगते ही उसके सिर से खून बहता हुआ उसके चेहरे पर आ गया और रुद्र जमीन पर गिरने लगा। गौरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपने मुंह पर हाथ रखे डरी आंखों से रुद्र को देख रही थी। रुद्र जमीन पर गिरने को हुआ तो गौरी ने उसे पकड़ लिया और उसका सिर अपनी गोद में रखकर बोली, रुद्र रुद्र तुम्हें कुछ नहीं होगा। रुद्र के सिर से लगातार खून बह रहा था तो गौरी ने अपनी चुन्नी उतारकर उसके सिर से बांधते हुए बोली, तुम ऐसे नहीं कर सकते रुद्र, तुम्हें मुझसे शादी करनी है, अभी कहा था ना तुमने। रुद्र उठो उठो। तौहीन ने जब गौरी को बिना चुन्नी के देखा तो वो सबके पास आकर बोला, ये क्या कर रही है आप,
इस लड़के के लिए अपनी इज्जत तक उतार रही है। तौहीन बोल रहा था लेकिन गौरी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जब गौरी ने तौहीन की बात नहीं सुनी तो तौहीन ने गन लेकर रुद्र पर चला दी। गोली चलते ही गौरी की धड़कनें मानो थम सी गईं। वो जो बोल रही थी अब कुछ नहीं बोल पाई। वो जो रुद्र के गालों को थपथपाकर उसे उठाना चाह रही थी, उसके हाथ वहीं रुक गए। तौहीन ने गौरी को बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं बचा, अब आपका सब मर गए। तौहीन गौरी को ले जा रहा था और गौरी अब भी रुद्र को देख रही थी। अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। एक बार फिर से रुद्र गौरी की जिंदगी में भयंकर तूफान आ गया था। ये किस किस को अपने साथ लेकर जाने वाला था, कोई नहीं जानता था। महल के बाहर गांव के सब लोग इकट्ठा थे। सबने सफ़ेद कपड़े पहने थे। सबके सामने 2 लाशों को सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। औरतें रो रही थी। कुछ रोने वाली औरतों को चुप करा रही थी। कुछ लोग इधर उधर घूमकर कुछ काम कर रहे थे। शायद अर्थी तैयार की जा रही थी। दोनों लाशों को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर आदमी लोग ले जाने लगे तो औरतें रो रो कर उनके पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ औरतें उन्हें पकड़कर वापस ले गई। रुद्र की माँ की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वो तो बुत बनी बैठी हुई थी। गौरी सबको खाली आंखों से देख रही थी। जब सब आदमी रुद्र को ले गए तो सिमरन उठकर गौरी के पास आई और गौरी को एक थप्पड़ लगा दिया। गौरी अब सिमरन को हैरान होकर देखने लगी तो सिमरन बोली, ये सब तेरी वजह से हुआ है ना माँ, है ना। मैं तुझे लेकर आती ना ये सब होता। तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये सब तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से। गौरी कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन आंसुओं के सिवा उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। गौरी क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जानती थी कि ये सब उसकी वजह से ही तो हुआ है। गौरी ये सोच ही रही थी कि सिमरन ने गौरी का हाथ पकड़कर महल के बाहर की ओर धकेलते हुए बोली, चली जा यहाँ से, तेरे लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। गौरी की आंखें झट से खुल गई। वो लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसने इधर उधर देखा तो वो एक बड़े से कमरे में थी। गौरी ने खुद से कहा, ये सपना था, थैंक गॉड ये सपना था। गौरी खड़ी होकर जाते हुए बोली, मुझे रुद्र के पास जाना होगा, उसे मेरी ज़रूरत है। गौरी चलकर दरवाजे के पास आई। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा खुद ही खुल गया। सामने तौहीन मुस्कुराते हुए बोला, उठ गई आप, मैं आपके पास ही आ रहा था। तौहीन ने एक हाथ में पकड़ी प्लेट की ओर देखते हुए कहा, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, भूख लगी होगी ना। गौरी ने तौहीन को गुस्से से देखते हुए कहा, मुझे रुद्र के पास जाना है, अभी के अभी। तौहीन की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बोला, वो तो मर गया, अभी तक तो अंतिम संस्कार भी हो गया होगा। देखो शाम हो चुकी है, अब तो वो जल भी गया होगा। तौहीन के बोलते ही गौरी ने 2 कदम पीछे ले लिए। वो ज़मीन को देखते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा था वो हमेशा मेरा साथ रहेगा, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। तौहीन, लेकिन वो तो चला गया। आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। तौहीन ने गौरी को हाथ लगाना चाहा लेकिन गौरी ने उसका हाथ झटक दिया और दूर होकर बोली, दूर रहो मुझसे, हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तौहीन ने अपने हाथ को ऊपर करके कहा, ओके ओके, जैसा आप चाहें, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। वो कमरे में अंदर आते हुए बोला, खाना खा लीजिए, चलिए। तौहीन के अंदर आते ही गौरी दरवाजे से बाहर आ गई और भागने लगी। तौहीन ने खाना टेबल पर रख दिया और मुस्कुराकर बोला, जानता था तुम यही करोगी। वो भी उसके पीछे पीछे आ गया। गौरी वहाँ से अब उस जगह आ गई जहाँ दीवार पर उसकी पेंटिंग बनी हुई थी। गौरी ने जैसे ही देखा वो देखती ही रह गई। उसे अब बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। अब वो फिर से भागने लगी। तभी उसके सामने कुछ आदमी बंदूक लेकर आ गए। उन दोनों ने सिर झुके रखे हुए थे। उनमें से एक आदमी बोला, माफ़ करिएगा लेकिन आप बाहर नहीं जा सकती। गौरी ने उनकी एक नहीं सुनी। वो फिर से भागने लगी और महल के बाहर आ गई। महल के बाहर आते ही उसने देखा दूर दूर तक कोई घर नहीं था, ना ही कोई सड़क, ना ही कोई, बस रेत ही रेत थी। क्षितिज तक उसे खाली मैदान दिखाई दे रहे थे। गौरी को ये सब सपने जैसा लग रहा था। जो सपना था वो सच लग रहा था, लेकिन वो जो सच है वो सपने जैसा था। गौरी अब डरने लगी थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, यहाँ से वो कैसे निकलेगी। वो सोच ही रही थी कि पीछे से तौहीन ने कहा, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, ना ही आपको कोई लेने आने वाला है। अब मेरे सिवा आपका कोई भी तो नहीं है, लेकिन मैं हूँ ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा।
साये की तरह। गौरी खाली आंखों से तोहीन को देखने लगी तो तोहीन ने कहा, ऐसे मत देखिए वरना मुझे शर्म आ जाएगी। गौरी ने मुंह फेर कर रेत को देखते हुए कहा, क्या मेरी किस्मत में हमेशा दुख और तकलीफ ही लिखी? क्या मुझे खुश होने का कोई हक नहीं? गौरी ये कहते ही तोहीन ने बीच में रोकते हुए कहा, पारो। बोलते हुए गौरी मुड़कर हैरानी से देखने लगी। तोहीन ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। गौरी तोहीन के पास आकर बोली, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? तोहीन ने मुस्कुराकर कहा, पारो को बहुत बुरा लग रहा था। पारो ने फिर से कहा, बताओ मुझे कैसे जानते हो तुम? तोहीन, वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा मेरी पारो। तोहीन अंदर आ गया तो पारो भी अंदर आ गई। तोहीन ने तेज आवाज में कहा, पारो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। उसकी आवाज़ पूरे महल में गूंज गई। गौरी को ये सब अंदर से धीरे धीरे मार रहा था। वो बुत बने तोहीन को देख रही थी जो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। गौरी ने मन ही मन कहा, मेरी खुशी छीनकर मुस्कुरा रहे हो तुम, ये सही नहीं है। तोहीन बोल ही रहा था कि एक आदमी आकर बोला, वहाँ पर मातम छाया हुआ है, सब ओर से रोने की आवाज़ आ रही है, वो दोनों मर चुके हैं, अंतिम संस्कार भी हो चुका है दोनों का। आदमी के बोलते ही गौरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे चक्कर से आने लगे थे। तभी उसने टेबल पर रखा एक खंजर दिखाई दिया। उसने जल्दी से खंजर उठा लिया तो तोहीन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, रख दीजिए उसे, लग जाएगा आपको। गौरी ने खंजर तोहीन की ओर करके कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा रुद्र, मेरा प्यार। तुम बहुत बुरे इंसान हो, बहुत बुरे हो तुम। तोहीन गौरी के पास आकर खंजर लेने की कोशिश करते हुए बोला, देखिए मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको हमेशा खुश रखूँगा। लेकिन गौरी ने उसकी एक नहीं सुनी। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। दोस्तों, आज की वॉइस में थोड़ा सा गलती हुई है, प्लीज़ दोस्तों माफ़ करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।